नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब ये सन्यास को ढोंग कहते हैं तो खुद क्यों सन्यास लिया है? उन्होंने सन्यास कब लिया साहब? वह तो कहते हैं कि आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। विचार स्वातंत्र उनके उपदेशों का सार और तत्व है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विचार स्वातंत्र का आशय क्या है? समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आता। अब की आइए तो उनसे बातें हों। वह प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं और इसकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाया या नहीं? आप भी दिल लगी करते हैं। मालती को भला इनसे क्या मिलता? वाक्य पूरा ना हुआ और वह सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में से एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई, निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, ये क्या करते हैं आप? खाम उसे छेड़ रहे हैं। कहीं लौट पड़े तो? लौट क्या पड़ेगा, वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। तब क्या शिकार खेलने चले थे? सामत और क्या? राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया। ऐसे अवसर कम मिलते हैं। मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता, खतरनाक जगह है। एक आध शिकार तो मार लेने दीजिए। खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुंचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुए का शिकार कीजिए या चीते का। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना। व्यर्थ में अपनी जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं है। आप तो अच्छा तो आप खुशी से लौट सकते हैं। अकेला? रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया मगर खन्ना ने एक न मानी। मारे भय के उनका चेहरा पीला पड़ गया। उस वक्त अगर झाड़ी में से एक गिलहरी भी निकल आती तो वह चीख मारकर गिर पड़ते। बोटी बोटी कांप रही थी, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिमाकत है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल गई। मैं शिकार खेलना उस जमाने का संस्कार समझता हूँ जब आदमी पशु था। तब से संस्कृति बहुत आगे बढ़ गई है। मैं मिस मालती से आपकी कलई खोलूँगा। मैं अहिंसावादी होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो ये आपका अहिंसावाद था? शाबाश, खन्ना ने गर्व से कहा। जी हाँ, ये मेरा अहिंसावाद था। आप बुद्ध और शंकर के नाम पर गर्व करते हैं और पशुओं की हत्या भी करते हैं साथ में। लज्जा आनी चाहिए आपको, ना कि मुझे। कुछ दूर दोनों फिर चुपचाप चलते रहे। तब खन्ना बोले, तो आप कब तक आएंगे? मैं चाहता हूँ कि आप पॉलिसी का फार्म आज ही भर दें और शकर के हिस्सों का भी। मेरे पास दोनों फार्म मौजूद हैं। राय साहब ने चिंतित स्वर में कहा, ज़रा सोच लेने दीजिए। इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी टोली मिर्ज़ा खुर्शीद और मिस्टर तनखा की थी। मिर्ज़ा खुर्शीद के लिए भूत और भविष्य सादे कागज़ की भांति था। वह वर्तमान में रहते थे। न भूत का पछतावा था, न भविष्य की चिंता। जो कुछ सामने आ जाता था उसमें जी जान से लग जाते थे। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे। काउंसिल में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई नहीं था। जिस प्रश्न के पीछे पड़ जाते मिनिस्टरों को रुला देते। किसी के साथ रियासत करना नहीं जानते थे। बीच बीच में परिहास भी करते जाते थे। उनके लिए आज जीवन था, कल का पता नहीं। गुस्से पर भी ऐसे थे कि ताल ठोक कर सामने आ जाते। नम्रता के सामने दंडवत करते, लेकिन जहाँ किसी ने शान दिखाई ये हाथ धोकर उनके पीछे पड़ते। ना अपना लेना याद रखते थे, ना दूसरों का देना। शौक था शायरी और शराब का। औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी। बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। मिस्टर तनखा दाव पेंच के आदमी थे। सौदा पटाने में, मामला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में
गला दबाने में, दुम झाड़कर निकल जाने में बड़े सिद्ध हस्त। कहिए रेत में नाव चला दें, पत्थर पर दूब उगा दें, तालुकेदार के महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, यही उनका व्यवसाय था। खासकर चुनाव के समय उनकी तकदीर चमकती थी। किसी पोढ़े उम्मीदवार को खड़ा करते, दिलो जान से उसका काम करते और 10-20 हज़ार बना लेते। जब कांग्रेस का जोर था तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के सहायक थे। जब सांप्रदायिक दल का जोर हुआ तो हिंदू सभा की ओर से काम करने लगे। मगर इस उलटफेर के समर्थन के लिए उनके पास ऐसी दलीलें थी कि कोई उंगली ना दिखा सकता था। शहर के कई रईस, कई हुकाम, सभी अमीरों से उनका याराना था। दिल में चाहे लोग उसकी नीति पसंद न करें, पर वह स्वभाव के इतने नम्र थे कि कोई मुंह पर कुछ न कह सकता था। मिर्ज़ा खुर्शीद ने रूमाल से माथे का पसीना पोंछकर कहा, आज तो शिकार खेलने के लायक दिन नहीं है, आज तो मुशायरा होना चाहिए था। वकील ने समर्थन किया, जी हाँ, नहीं वहीं बाग में बड़ी बहार रहेगी। थोड़ी देर के बाद मिस्टर तनखा ने मामले की बात छेड़ी, अब की चुनाव में बड़े बड़े गुल खिलेंगे, आपके लिए भी मुश्किल है। मिर्ज़ा विरक्त मन से बोले, अब की मैं खड़ा ही न होऊंगा। तनखा ने पूछा, क्यों? मुफ्त की बकबक कौन करे, फ़ायदा ही क्या? मुझे अब इस डेमोक्रेसी में भक्ति नहीं रही, जरा सा काम और महीनों की बहस। हाँ, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। इससे तो कहीं अच्छा है कि एक गवर्नर रहे, चाहे वह हिंदुस्तानी हो या अंग्रेज। इससे बहस नहीं। एक इंजन जिस गाड़ी को बड़े मज़े से हज़ारों मील खींच ले जा सकता है, उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेज़ी से नहीं खींच सकते। मैं तो ये सारा तमाशा देखकर काउंसिल से बेजार हो गया हूँ। मेरा बस चले तो काउंसिल में आग लगा दूं। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है, और कुछ नहीं। चुनाव में वही बाजी ले जाता है जिसके पास रुपए हैं। रुपए के जोर से उसके लिए सभी सुविधाएं तैयार हो जाती हैं। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े लिखने बोलने वाले, जो अपनी जबान व कलम से पब्लिक को जिस तरफ चाहे फेर दें, सभी सोने के देवता के पैरों पर माथा रगड़ते हैं। मैंने तो इरादा कर लिया कि अब इलेक्शन के पास न जाऊंगा। मेरा प्रोपेगंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। मिर्ज़ा साहब ने कुरान की आयतों से सिद्ध किया कि पुराने ज़माने के बादशाहों के आदर्श कितने ऊंचे थे। आज तो हम उनकी तरफ ताक भी नहीं सकते। हमारी आंखों में चकाचौंध आग जाएगी। बादशाह को खजाने की एक कौड़ी भी निजी में खर्च में लाने का अधिकार न था। वह किताबें नकल करके, कपड़े सीकर, लड़कों को पढ़ाकर अपना गुजर करता था। मिर्ज़ा ने आदर्श महीपों की एक लंबी सूची गिना दी। कहाँ तो वह प्रजा को पालने वाला बादशाह, और कहाँ आजकल के मंत्री मिनिस्टर। 5, 6, 7, 8 हज़ार माहवार मिलना चाहिए। ये लूट है या डेमोक्रेसी? हिरनों का एक झुंड चरता हुआ नजर आया। मिर्ज़ा के मुख पर शिकार का जोश चमक उठा। बंदूक संभाली, निशाना मारा। एक काला सा हिरन गिर पड़ा। वह मारा। इस उन्मत्त ध्वनि के साथ मिर्ज़ा भी बेतहाशा दौड़े, बिल्कुल बच्चों की तरह उछलते कूदते, तालियां बजाते। समीप ही एक वृक्ष पर आदमी लकड़ियां काट रहा था। वह भी चटपट वृक्ष से उतरकर मिर्ज़ाई के साथ दौड़ा। हिरन की गर्दन में गोली लगी थी। उसके पैरों में कंपन हो रहा था, आंखें पथरा गई थी। लकड़हारे ने हिरन को करुण नेत्रों से देखकर कहा, अच्छा पट्ठा था, मन भर से कम न होगा। हुक्म हो तो मैं उठाकर पहुंचा दूं। मिर्ज़ा कुछ बोले नहीं। हिरन की टंगी हुई दीन वेदना से भरी आंखें देख रहे थे। अभी 1 मिनट पहले इसमें जीवन था। जरा सा पत्ता भी खड़कता तो कान खड़े करके चौकड़ी भरता हुआ निकल भागता। अपने मित्रों बाल बच्चों के साथ ईश्वर की उगाई हुई घास खा रहा था, मगर अब निस्पंद पड़ा है। उसकी खाल उधेड़ लो, उसकी बोटियां कर डालो, उसका कीमा बना डालो, उसे खबर न होगी। उसके क्रीड़ामय जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव सब में है? कितनी सुंदर गठन थी, कितनी प्यारी आंखें, कितनी मनोहर छवि। उसकी छलांगें हृदय में आनंद की तरंगें पैदा कर देती थी। उसकी चौकड़ियों के साथ हमारा मन भी चौकड़ियाँ भरने लगता था। उसकी स्फूर्ति जीवन सा बिखेरती चलती थी, जैसे फूल सुगंध बिखेरता है, लेकिन अब उसे देखकर ग्लानि होती है। लकड़हारे ने पूछा, कहाँ पहुँचाना होगा मालिक? मुझे भी 2-4 पैसे दे देना।
मिर्ज़ा जी जैसे ध्यान से चौंक पड़े। बोले, अच्छा उठा ले चलो। कहाँ चलेगा? जहाँ हुक्म हो मालिक। नहीं, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ ले जा, मैं तुझे देता हूँ। लकड़हारे ने मिर्ज़ा की ओर कौतूहल से देखा। कानों पर विश्वास न आया। अरे नहीं मालिक, हुजूर ने शिकार किया है तो हम कैसे खा लें? नहीं नहीं, मैं खुशी से कहता हूँ तुम इसे ले जाओ। तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है? कोई आधा कोस होगा मालिक। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, देखूँगा तुम्हारे बाल बच्चे कैसे खुश होते हैं। ऐसे तो मैं न ले जाऊँगा सरकार, आप इतनी दूर से आए हैं, इस कड़ी धूप में शिकार किया, कैसे उठा ले जाऊँ? उठा उठा, देर न कर, मुझे मालूम हो गया तू भला आदमी है। लकड़हारे ने डरते डरते रह रहकर मिर्ज़ा जी के मुख की ओर सशंक नेत्रों से देखते हुए कि कहीं बिगड़ न जाए। हिरन को उठाया। सहसा उसने हिरन को छोड़ दिया और खड़ा होकर बोला, मैं समझ गया मालिक, हुजूर ने इसकी हलाली नहीं की। मिर्ज़ा जी ने हंसकर कहा, बस बस, तूने खूब समझा, अब उठा ले और घर चल। मिर्ज़ा जी धर्म के इतने पाबंद न थे। 10 साल से उन्होंने नमाज न पढ़ी थी। 2 महीने में एक दिन व्रत रख लेते थे, बिल्कुल निराहार निर्जल। मगर लकड़हारे को इस ख्याल से जो संतोष हुआ था कि हिरन अब इन लोगों के लिए अखाद्य हो गया, उसे फीका न करना चाहते थे। लकड़हारे ने हल्के मन से हिरन को गर्दन पर रख लिया और घर की ओर चला। तंखा अभी तक तटस्थ से वहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। धूप में हिरन के पास जाने का कष्ट क्यों उठाते, कुछ समझ में न आ रहा था कि मामला क्या है। लेकिन जब लकड़हारे को उल्टी दिशा में जाते देखा तो आकर मिर्ज़ा से बोले, आप उधर कहाँ जा रहे थे? हजरत, क्या रास्ता भूल गए? मिर्ज़ा ने अपराधी भाव से मुस्कुराकर कहा, मैंने शिकार इस गरीब आदमी को दे दिया। अब जरा इसके घर चल रहा हूँ, आप भी आइए ना। तंका ने मिर्ज़ा को कौतूहल की दृष्टि से देखा और बोले, आप अपने होश में हैं या नहीं? कह नहीं सकता, मुझे खुद नहीं मालूम। शिकार इसे क्यों दे दिया? इसीलिए कि उसे पाकर इसे इतनी खुशी होगी, मुझे या आपको ना होगी। तंका खिसियाकर बोले, जाइए, सोचा था खूब कबाब उड़ाएंगे, सो आपने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। खैर, राय साहब और मेहता कुछ न कुछ लाएंगे ही, कोई गम नहीं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। आप नहीं खड़ा होना चाहते ना सही, आपकी जैसी मर्जी, लेकिन आपको इसमें क्या तामुल है कि जो लोग खड़े हो रहे हैं उनसे इसकी अच्छी कीमत वसूल की जाए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप किसी पर ये भेद न खुलने दें कि आप नहीं खड़े हो रहे। सिर्फ इतनी मेहरबानी कीजिए मेरे साथ। ख्वाजा जमाल की ताहिर इसी शहर में खड़े हो रहे हैं। रईसों के वोट 16 आने उनकी तरफ हैं, हुक्काम भी उनके मददगार हैं। फिर भी पब्लिक पर आपका जो असर है, इससे उनकी कोर दब रही है। आप चाहें तो आपको उनसे 10-20 हज़ार रुपये महज ये जाहिर कर देने के लिए मिल सकते कि आप उनकी खातिर बैठ जाते हैं। नहीं, मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। इस मामले में आपको कुछ नहीं करना, आप बेफिक्र बैठे रहिए। मैं आपकी तरफ से एक मैनिफेस्टो निकाल दूंगा और उसी शाम को आप मुझसे 10,000 नगद वसूल कर लीजिए। मिर्ज़ा साहब ने उसकी ओर हिराकत से देखकर कहा, मैं ऐसे रुपए पर और आप पर लानत भेजता हूँ। मिस्टर तंखा ने जरा भी बुरा नहीं माना, माथे पर बल तक न दिया। मुझ पर आप जितनी लानत चाहें भेजें, मगर रुपए पर लानत भेजकर आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मैं ऐसी रकम को हराम समझता हूँ। आप शरीयत के इतने पाबंद तो नहीं हैं। लूट की कमाई को हराम समझने पर शरअ का पाबंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले में क्या आप अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकते? जी नहीं। अच्छी बात है, इसे जाने दीजिए। किसी बीमा कंपनी के डायरेक्टर बनने में तो आपको कोई इतराज़ नहीं। आपको कंपनी का एक हिस्सा भी न खरीदना पड़ेगा, आप सिर्फ अपना नाम दे दीजिएगा। जी नहीं, मुझे ये भी मंजूर नहीं। मैं कई कंपनियों का डायरेक्टर, कई का मैनेजिंग एजेंट, कई का चेयरमैन था। दौलत मेरे पाँव चूमती थी। मैं जानता हूँ दौलत से आराम और तकल्लुफ़ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर वह ये भी जानता हूँ कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है, कितना ऐश पसंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत।
वकील साहब को फिर कोई प्रस्ताव करने का साहस न हुआ। मिर्जा जी की वृद्धि और प्रभाव में उनका जो विश्वास था वह बहुत कम हो गया। उनके लिए धन ही सब कुछ था। ऐसे आदमी से जो लक्ष्मी को ठोकर मारता हो उनका कोई मेल नहीं हो सकता। लकड़हारा हिरन को कंधे पर रखे लपका चला जा रहा था। मिर्जा ने भी कदम बढ़ाया पर स्थूल का तंखा पीछे रह गए। उन्होंने पुकारा, जरा सुनिए मिर्जा जी, आप तो भागे जा रहे हैं। मिर्जा जी ने बिना रुके हुए जवाब दिया, वह गरीब बोझ लिए इतनी तेजी से चला जा रहा है, हम क्या अपना बदन लेकर भी उसके बराबर नहीं चल सकते। लकड़हारे ने हिरन को एक ठूंठ पर उतार कर रख दिया और दम लेने लगा। मिर्जा साहब ने आकर पूछा, थक गए क्यों? लकड़हारे ने सकसाते हुए कहा, बहुत भारी है सरकार। तो लाओ कुछ दूर मैं ले चलूं। लकड़हारा हंसा। मिर्जा डील डौल में उससे कहीं ऊंचे और मोटे ताजे थे, फिर भी वह दुबला पतला आदमी उनकी इस बात पर हंसा। मिर्जा जी पर जैसे चाबुक पड़ गया। तुम हंसे क्यों? क्या तुम समझते हो मैं इसे उठा नहीं सकता? लकड़हारे ने मानो क्षमा मांगी। सरकार, आप लोग बड़े आदमी हैं, बोझ उठाना तो हम जैसे मजूरों का काम है। मैं तुम्हारा दोगुना जो हूँ, इससे क्या होता मालिक? मिर्जा जी का पुरुषत्व अपना अपमान न सह सका। उन्होंने बढ़कर हिरन को गर्दन पर उठा लिया और चल पड़े, मगर मुश्किल से 50 कदम चले होंगे कि गर्दन फटने लगी, पाँव थरथराने लगे, आंखों में तितलियाँ उड़ने लगी। कलेजा मजबूत किया और एक 20 कदम और चले। कम वक्त कहाँ रह गया, जैसे इस लाश में शीशा भर दिया हो। जरा मिस्टर तंखा की गर्दन पर रख दूँ तो मज़ा आए। मशक की तरह जो फूल चलते हैं, जरा उसका मज़ा भी देखिए। लेकिन बोझा उतारे कैसे? दोनों अपने दिल में कहेंगे, बड़ी जमा मर्दी दिखाने चले थे। 50 कदम में ची बोल गए। लकड़हारे ने चुटकी ली। कहो मालिक, कैसे रंग ढंग है, बहुत हल्का है ना? मिर्जा जी को बोझ बहुत हल्का मालूम होने लगा। बोले, उतनी दूर तो ले ही जाऊंगा जितनी दूर तुम लाए हो। कई दिन गर्दन दुखेगी मालिक। तुम क्या समझते हो मैं यूं ही फूला हुआ हूँ? नहीं मालिक, अब तो ऐसा नहीं समझता, मुदा आप हैरान न हो, वह चट्टान है, उस पर उतार दीजिए। मैं अभी इसे इतनी ही दूर और ले जा सकता हूँ, मगर ये अच्छा तो नहीं लगता कि मैं ठाला चलूँ और आप लदे रहें। मिर्जा साहब ने चट्टान पर हिरन को उतार कर रख दिया। वकील साहब भी आ पहुँचे। मिर्जा ने दाना फेंका, अब आपको भी कुछ दूर ले जाना पड़ेगा जनाब। वकील साहब की नज़रों में अब मिर्जा जी का कोई महत्व न था। बोले, माफ़ कीजिए, मुझे अपनी पहलवानी का दावा नहीं है, बहुत भारी नहीं है सच, अजी रहने भी दीजिए। आप अगर इसे 100 कदम ले चलें तो मैं वादा करता हूँ, आप मेरे सामने जो तजवीज़ रखेंगे उसे मंजूर कर लूँगा। मैं इन चकमों में नहीं आता, मैं चकमा नहीं दे रहा हूँ वल्लाह। आप जिस हल्के से कहेंगे खड़ा हो जाऊंगा, जब हुक्म देंगे बैठ जाऊंगा, जिस कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, मुनीब, कन्वेसर जो कुछ कहिएगा बन जाऊंगा। बस 100 कदम ले चलिए। मेरी तो ऐसे ही दोस्तों से निभती है जो मौका पड़ने पर सब कुछ कर सकते हूँ। तंखा का मन चुलबुला उठा। मिर्जा अपने कौल के पक्के हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हिरन ऐसा क्या बहुत भारी होगा? आखिर मिर्जा इतनी दूर ले आए, बहुत ज़्यादा थके तो नहीं जान पड़ते हैं। आप इनकार करते हैं तो सुनहरा अवसर हाथ से जाता है। आखिर ऐसा क्या कोई पहाड़ है? बहुत होगा, 4-5 पसेरी का होगा। 2-4 दिन गर्दन ही तो दुखेगी। जेब में रुपए हों तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है, 100 कदम की नहीं। हाँ, 100 कदम गिनता चलूँगा। देखिए, निकल ना जाइएगा, निकल जाने पर लानत भेजता हूँ। तंखा ने जूते का फीता फिर से बांधा और कोट उतार कर लकड़हारे की ओर चल दिए। पतलून मुँह पचड़ाया, रूमाल से मुंह पोंछा और इस तरह हिरन को देखा मानो ओखली में सिर देने जा रहे हों। फिर हिरन को उठाकर गर्दन पर रखने की चेष्टा की। 2-3 बार जोर लगाने पर लाश गर्दन पर तो आ गई, पर गर्दन न उठ सकी, कमर झुक गई। हाथ उठे और लाश को ज़मीन पर पटकने वाले थे कि मिर्जा ने उन्हें सहारा देकर आगे बढ़ाया।
तनखा ने एक डग इस तरह उठाया जैसे दलदल में पाँव रख रहे हों। मिर्जा ने बढ़ावा दिया, शाबाश मेरे शेर, वाह वाह। तनखा ने एक डग और रखा, मालूम हुआ गर्दन टूटी जाती है। मार लिया मैदान, जीते रहो पट्टा। देखा 2 डग और बढ़े। आंखें निकली पड़ती थी, बस एक बार और जोर मारो दोस्त। 100 कदम की शर्त गलत, 50 कदम ही रही। वकील साहब का बुरा हाल था। वह बेजान हिरन शेर की तरह उनको दबोचे हुए उनका हृदय रक्त चूस रहा था। सारी शक्तियाँ जवाब दे चुकी थी। केवल लोभ किसी लोह की धरन की तरह छत को संभाले था। 1 से 25,000 तक एक बोट 1 से 25,000 तक 1 से 25,000 तक की गोटी थी, मगर अंत में वह 37 भी जवाब दे गई। लोभी की कमर भी टूट गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर में चक्कर आ गया। शिकार गर्दन पर लिए पथरीली जमीन पर गिर पड़े। मिर्जा ने तुरंत उन्हें उठाया, अपने रूमाल से हवा करते हुए पीठ ठोकी। जोर तो यार तुमने खूब मारा, लेकिन तकदीर के खोटे हो। तनखा ने हाँफते हुए लंबी सांस खींचकर कहा, आपने तो मेरी जान ही ले ली। 2 मन से कम न होगा ससुरा। मिर्जा ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाईजान मैं भी तो इतनी दूर उठाकर लाया हूँ। वकील साहब ने खुशामद करनी चाहिए। वकील साहब ने खुशामद शुरू कर दी। मुझे तो आपकी फरमाइश पूरी करनी थी। आपको तमाशा देखना था, आपने देख लिया। अब आपको अपना वादा पूरा करना होगा। आपने मुआहदा पूरा किया। कोशिश तो जान तोड़ कर की, इसकी सनद नहीं। लकड़हारे ने फिर हिरन उठा लिया, भागा चला जा रहा था। वह दिखा देना चाहता था कि तुम लोगों ने कांक कांक कर 10 कदम इसे उठाया, तो ये न समझो कि पास हो गए। इस मैदान में दुर्बल होने पर भी मैं तुमसे आगे रहूँगा। हाँ, कागज़ तुम चाहे जितना काला करो, झूठे मुकदमे चाहे जितने बनाओ। एक नाला मिला जिसमें बहुत थोड़ा पानी था। नाले के उस पार टीले पर एक छोटा सा 5-6 घरों का पुरवा था और कई लड़के इमली के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। लकड़हारे को देखते ही सबों ने दौड़कर उनका स्वागत किया। लगे पूछने, किसने मारा बापू, कैसे मारा, कहाँ मारा, कैसे गोली लगी, कहाँ लगी, इसकी क्यों लगी, हिरनों को क्यों न लगी। लकड़हारा हूँ हाँ करता इमली के नीचे पहुँचा। हिरन को उतारकर पास की झोपड़ी में दोनों महान भावों के लिए खाट लेने दौड़ा। उनके चारों ओर लड़के लड़कियों ने शिकार को अपने चार्ज में ले लिया। अन्य लड़कों को भगाने की चेष्टा करने लगे। सबसे छोटे बालक ने कहा, ये हमारा है। उसकी बड़ी बहन ने, जो 14-15 साल की थी, मेहमानों की ओर देखकर छोटे भाई को डांटा, चुप, नहीं सिपाही पकड़ ले जाएगा। मिर्जा ने लड़के को छेड़ा, तुम्हारा नहीं हमारा है। बालक ने सिर हिलाकर कहा। बालक ने हिरन पर बैठकर अपना कब्जा सिद्ध किया और बोला, बापू तो लाए हैं, बहन ने सिखाया, कह दे भैया तुम्हारा है। इन बच्चों की माँ बकरी के लिए पत्तियाँ तोड़ रही थी। 2 नए भले आदमियों को देखकर उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया और शर्माई कि उसकी साड़ी कितनी मैली, कितनी फटी, कितनी उटंगी है। वह इस भेष में मेहमानों के सामने कैसे जाए, और गए बिना काम नहीं चलता। पानी वानी देना अभी दोपहर होने में कुछ कसर है, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया, सारे गांव को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावत उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी, मस्त होकर शाम तक गाते रहे, और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी देर में सारे गाँव में उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया कि मानो यहीं के निवासी हों। लड़के तो उन पर लदे पड़ते थे। कोई उनकी फुदनेदार टोपी सिर पर रखे लेता था, कोई उनकी राइफल कंधे पर रखकर रगड़ता हुआ चलता था, कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता। मिर्जा ने खुद खूब देसी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी उन्हें बड़ी दूर तक पहुँचाने आए। कई तो रोते थे,
ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो। किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। ज़रूर ये कोई राजा हैं, नहीं तो इतना दरिया दिल किसका होता है। इनके दर्शन फिर काहे को होंगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्ज़ा ने पीछे फिरकर देखा। बेचारे कितने खुश थे। काश मेरी ज़िंदगी में ऐसे मौके बार बार आएँ। आज का दिन बड़ा मुबारक था। तनख्वाह ने बेरुखी के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब कि कोई बात न हुई। दिन भर जंगलों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना समूह लिए लौट जाते हैं। मिर्ज़ा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं है। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुँचे तो दोनों टोलियाँ लौट चुकी थी। मेहता मुँह लटकाए हुए थे। मालती बिमन सी अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात न निकलती थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्ज़ा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्ज़ा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। आपका एक शेयर मुझे बहुत बड़े महान संकट से उबार सकता है। कृपया शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।